उसके कदम मेरी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे और मेरे कदम पीछे हट रहे थे। वंश की आंखें बिना पलक झपकाए ही मुझे देख रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। उस समय मेरे और वंश के सिवा कोई नहीं था। वंश मेरा हाथ पकड़ता है और कस के अपनी तरफ खींचता है। दूसरा हाथ मेरी कमर पर होता है और धीरे मेरे पास आकर कानों में कहता है, आज मैं तुमको वह बताना चाहता हूँ जो मैं तुमसे कितने सालों से नहीं कह पाया। लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूँगा। यह बेचैनी मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार देखने का मन करता है, मिलने का मन करता है। शायद तुमसे प्यार करने लगा हूँ मैं। तुम्हारे बिना अब जिंदगी अधूरी लगने लगी है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? वंश के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर मैं जरा सी भी हैरान नहीं हुई। इन बातों को सुनने के लिए मैं बचपन से इंतज़ार कर रही थी। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं कह दूं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तभी अपने पापा की कही हुई बात मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था, वंश के साथ अगर तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है तो ठीक है। इससे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि तुम्हारी शादी उसके बेटे से ही होगी, इसलिए वंश से दूर ही रहना, नहीं तो वंश का पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा। पापा की बात याद आते ही वंश को दूर करके उसके एक में जोरदार थप्पड़ मारती हूँ और कहती हूँ, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मेरे आँख के आंसुओं को वंश ने देख लिया था। वह फिर से मुझे अपनी तरफ खींचता है और मेरे हाथों को अपने गालों पर रख कर कहता है, तुम एक नहीं 10 थप्पड़ और मार लो, लेकिन तुम मुझे यह मत कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैंने आंखें देखी हैं तुम्हारी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। मैं हमेशा इन आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। मेरे दिल की धड़कनों ने तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ें सुनी हैं। आज भी तुम्हारे होंठ कुछ और कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी धड़कन और आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वंश की बातें मेरे दिल में घुसती जा रही थी, लेकिन मुझे यह प्यार का अंजाम पता था, इसलिए मैं वंश से कहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतना सुनकर वंश मुझे छोड़ देता है और मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। तभी वंश मेरा हाथ पकड़ कर कहता है, मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है, बस कह नहीं पाया। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं तुम्हें पाने की हर कोशिश करूँगा। इतना कहकर वंश वहाँ से चला जाता है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए मैं पापा से शादी करने से मना कर देती हूँ और अपना बिजनेस करने के लिए कहती हूँ। पापा मान जाते हैं। मैं रेडीमेड कपड़ों के साथ में बुटीक का काम शुरू करती हूँ। धीरे धीरे 5 साल बीत गए थे। मैं गर्म कपड़े खरीदने के लिए शिमला जाती हूँ। शिमला में मैं एक बार वंश के साथ स्कूल ट्रिप पर आई थी। मेरा दिन वंश की यादों को ताज़ा करने में निकल जाता है। मैं हर उस जगह पर जाती हूँ जहाँ मैं वंश के साथ गई थी। फिर मैं उस जगह पर जाती हूँ जहाँ हम दोनों ने एक साथ स्केटिंग की थी। मैं बैठे हुए वंश के बारे में सोच रही थी और रो रही थी। तभी मैं सामने से वंश को आता हुआ देखती हूँ, लेकिन मुझे यह मेरा वहम लगा। लेकिन कुछ देर बाद नज़दीक आने पर मेरा वहम हकीकत में बदल गया। वंश को आता देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह मेरे पास आकर बैठ जाता है। अब मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आवाज़ गायब हो गई है। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय अपनी तेज तेज धड़कनों के। मैं वंश को देख रही थी। तभी वंश मेरा हाथ पकड़ कर कहता है, क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? मैं क्या बोलती, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी मैं कहती हूँ, हाँ क्यों नहीं, तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वंश कहता है, उस दिन की मुलाकात से मैं दूसरे दिन ही दिल्ली चला गया था और कुछ दिन बाद मैं वहाँ से यूएसए, वहाँ मैंने जॉब की और साथ में साइड बिजनेस शुरू किया। और अब मैं कंपनी के काम से इंडिया आया था तो सबसे पहले तुम्हारे घर गया। वहाँ जाकर पता चला कि तुम शिमला आई हुई हो। मुझे पता था कि अगर तुम शिमला आई हो तो यहाँ ज़रूर आओगी। तुम सिर्फ मुझसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन अपने आप से नहीं। तुम क्यों नहीं मान लेती तुम्हें मुझसे प्यार है? मैं आज भी तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपना हाथ छुड़ा कर कहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। यह जगह है ही इतनी खूबसूरत कि बार बार आने का मन करता है। वंश मेरा हाथ पकड़ कर कस कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, झूठ मत बोलो। तभी पहाड़ों की तरफ से बर्फ़ खिसकने का अलार्म बजने लगता है और बर्फ़ खिसकना शुरू हो जाती है। वंश मेरा हाथ पकड़कर पड़ोस के होटल की तरफ लेकर भागता है। ठंडी हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती हैं। बर्फ़ में इतना मुश्किल हो जाता है चलना। वंश किसी तरीके से मुझे पकड़कर सड़क तक ले जाता है।
रास्ते सारे बंद हो गए थे। हम दोनों वहीं पड़ोस के होटल में कमरा ले लेते हैं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण एक ही कमरा मिलता है। हम दोनों कमरे में जाते हैं। बाहर बहुत तेज़ आंधी तूफान और बारिश की वजह से हमारे कपड़े गीले हो गए थे। कमरा भी बहुत छोटा था। वंश कमरे में की भट्टी की आग जलाता है। बिस्तर की रजाई भट्टी की आग के सामने अच्छे से गर्म करता है। वंश फिर कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें अपने गीले कपड़े निकालकर इस रजाई को लेकर आग के पास बैठना पड़ेगा, तभी हमारी जान बचेगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुमको नहीं देखूंगा और ना ही छूऊंगा। लेकिन मैं वंश की बात नहीं मानती हूँ। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। मैं बेहोश होने लगती हूँ। तभी वंश अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और मुझसे कहता, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मेरे जज्बात तुम्हारी इज्जत से बढ़कर नहीं हैं। तुम्हें पहली बार शादी के लाल जोड़े में देखना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, ना कि बिना कपड़ों के। वंश मेरे कपड़े उतारकर मुझे तौलिए में लपेटकर रजाई उठाकर अपनी बाहों में भर कर रजाई के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आग की गर्मी से ठंड कम हो जाती है। मैं वंश को अपने इतना पास पाकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। मेरा सर वंश के सीने पर होता है और वंश का सीना बिना कपड़ों के था। शायद मैं वंश से कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पापा की बात याद आ गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। लेकिन वंश के इतने करीब होने के कारण मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मैं चाह कर भी अपने आप को वंश से दूर नहीं कर पा रही थी और धीरे ही धीरे मुझे पता नहीं चला कि हमारे बीच कब वह सब हो गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं वंश को उठने से पहले ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता था अब वंश मुझे नहीं जाने देगा। उसके बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब मेरे नहीं दे पाऊँगी। मैं सीधे अपने घर की तरफ जाती हूँ और घर जाकर मैं तुरंत ही अपनी सहेली के घर अपने कपड़े पैक करके चली जाती हूँ और अपनी सहेली के घर थोड़े दिन रुकती हूँ। फिर वहाँ से मैं दुबई निकल जाती हूँ, जहाँ मेरे अपने बिजनेस का ऑफिस खोल रखा था। मैं उस रात के बारे में बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह रात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। मैं खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लेती हूँ ताकि किसी भी तरह की कोई याद मेरे दिमाग में ना रहे। लेकिन मुझे पता नहीं था जिस चीज़ से हम जितना दूर भागते हैं, किस्मत हमको बार बार उन्हीं चीज़ों से मिला देती है। थोड़े समय बाद मेरे पिता की डेथ हो जाती है। मैं घर गई हुई थी, वहाँ वंश भी आया हुआ था। उससे नज़र मिलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं उससे छुपती रहती हूँ जैसे कोई गुनहगार छुपता है। पापा के अंतिम संस्कार के सारे काम पूरे हो गए थे। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे। अब मैं घर में अकेली हो गई थी। तभी अचानक वंश मेरे कमरे में आ जाता है। मैं वंश को देखकर घबरा जाती हूँ और वंश मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेता है और कहता है, बस बंद करो यह चोर सिपाही का खेल। इस तरह से मुझसे नज़रें क्यों छुपा रही हो? क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। आज सिर्फ मैं तुमसे अपने सवालों का सीधा सीधा जवाब लेने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो बोल दो, अगर ना है तो मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है। मैं पापा को तो खो चुकी थी, लेकिन वंश को नहीं खोना चाहती थी। मैं और वंश के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हूँ।